हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जो आपका आईसीएआर टेक्नीशियन का 2 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वाले वीडियो में आईसीएआर टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम हुआ था 2 मार्च 2022 को थर्ड शिफ्ट में, तो थर्ड शिफ्ट के लगभग 24 से 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों का एग्जाम 5 मार्च को है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है। तो कोलकाता में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको नाम दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पहले दमदम हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था, ये कोलकाता में स्थित है। इसे 1924 ईस्वी में खोला गया था और यह भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे व्यस्त 5वां हवाई अड्डा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे कोलकाता हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, यात्रियों की संख्या के अनुसार भारत का 5वां व्यस्तम हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा सालाना 2 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम क्या था। तो 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस आंदोलन में एकजुट हो गया। आज उस आंदोलन को 75 साल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेपी बिलोंग्स टू विच वेजिटेशन, यानी कि स्टेपी किस वनस्पति से संबंधित है। तो स्टेपी जो है ये ग्रासलैंड से संबंधित है, यानी इसको बोला जाता है घास के मैदान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं स्टेपी के बारे में। तो देखिए गाइस, इसको बोलते हैं स्तंप या स्तंपी या स्टेपी। यूरेशिया के समशीतोष्ण यानी टेम्परेट क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदानों को कहा जाता है। यहाँ पर वनस्पति जीवन घास, फूस और छोटी झाड़ों के रूप में अधिक और पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलता है। यह पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैले हुए हैं। स्टेपी क्षेत्र का भारत और यूरेशिया के अन्य देशों के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। ऐसे घासदार मैदान दुनिया में अन्य स्थानों में भी मिलते हैं। इन्हें यूरेशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में पाम्पा और दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट को गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैच करना था, मैच द फॉलोइंग। तो देखिए गाइस, प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो प्रोटोजोआ की खोज पुंगजे ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में। कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी सन 1831 ईस्वी में। अगर हम बात करें कोशिका, तो कोशिका जो ये रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास इज कॉल्ड, यानी कि निम्न में से कौन बृहद हिमालय की श्रेणी है। निम्न में से कौन बृहद हिमालय की श्रेणी है? वो है शिवालिक श्रेणी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वृहद हिमालय, ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच की जगह को सचर जोन कहते हैं। वृहद हिमालय मध्य हिमालय में शिवालिक हिमालय में से वृहद हिमालय सबसे ऊंचा है। इसकी जो औसत ऊंचाई है, तो इसकी अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 6000 मीटर है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द व्यू फोर्ट स्किल इज यूज्ड टू
मेसरेस यानी कि ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ब्यूफोर्ड स्केल का जो प्रयोग है ये विंड स्पीड्स को मापने के प्रयोग में किया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। ब्यूफोर्ड मापक्रम पवन वेग और समुद्र तथा स्थल की दिशाओं के बीच संबंध बताने वाला एक आनुभाविक इंपीरियलिक तालिका है। इसका पूरा नाम ब्यूफोर्ड पवन वेग मापक्रम। यह मापक्रम 1805 में फ्रांसीसी ब्यूफोर्ड द्वारा सुलझाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत की रैंक कौन सी है? तो देखिए गाइस, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत को 189 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक एचडीआई में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 में हिंदी को किस भाषा में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में वर्णित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अनुच्छेद 343 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, अनुच्छेद 343 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। देखिए गाइस, आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वहीं पर मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? जैसे कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संचालन, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के पास स्थित है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और आयोग के अध्यक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, जो भी पहले हो। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा जो आपका एंग्लो भूटान वार जो हुआ था ये कब समाप्त हुआ था? तो गाइस, ये समाप्त हुआ था 1865 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनाया गया जो मकान है ये किस आकार में थे? तो गाइस, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए जो मकान थे ये आयताकार आकार का था, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी की ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। अधिकांश ईंटें आयताकार आकार की होती थी। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या पूछा गया देख लीजिए आप लोग। इनमें से कौन सी जनजाति बांग्लादेश में पाई जाती है? जो चकमा जो जनजाति है ये बांग्लादेश में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं चकमा जनजाति के बारे में। चकमा बांग्लादेश के चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय, ये चकमा भाषा बोलते हैं, जो एक हिंद आर्य भाषा है और हिंदू व थेरवाद बौद्ध धर्मों के अनुयायी होते हैं। ये भारत के मिजोरम राज्य और बर्मा के रखाइन राज्य के कुछ क्षेत्रों में भी निवास करते हैं। आनुवंशिक दृष्टि से चकमा लोगों का बर्मा व तिब्बत की मूल जातियों से संबंध है। तो इस क्वेश्चन से चकमा जनजाति के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस किस महीने को मनाया जाता है? तो 2021 नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस जो है ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलआईसी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की पीएम वंदना योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये जो स्कीम है इसको बढ़ाने की योजना जो है ये मार्च 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके बारे में जान लेते हैं। 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं निवेश। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत निवेश की अंतिम अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों को खेलने के लिए कौन सी कमेटी की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति।
बीसीसीआई ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति क्रिकेटरों को खेलने के लिए कमेटी की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति, उसका नाम है न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई है। दिव्यांग क्रिकेटरों ने बीसीसीआई के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए डिफरेंटली एबल्ड कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या था। अब देखिए गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक का पुराना नाम, तो कर्नाटक का पुराना नाम था मैसूर राज्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक, जिसे कर्नाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था और 1973 में पुनः नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस राज्य में आंधी तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किस राज्य को आंधी तूफान को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। काल बैसाखी से मुख्य रूप से भारत में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश के कई राज्य प्रभावित होते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं, जबकि असम में इसे बोरदोई शिला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है काल बैसाखी के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दर्पण का पृष्ठभाग उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का जो पृष्ठ होता है वो उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। 5 जनवरी 2006 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन में तमिलनाडु पर किसका शासन था। तो मध्यकालीन में तमिलनाडु पर चोल वंश का शासक था, चोल वंश का शासन था, सॉरी। चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था, यह आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिलिंग द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे चुना गया है। प्रकाश पादुकोण को चुना गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेनिन के द्वारा कौन सी पार्टी बनाई गई थी और रसिया में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं, काफी बड़ा है थोड़ा सा। व्लादिमीर इलियच उल्यानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है, 22 अप्रैल 1870 से 21 जनवरी 1924 एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। उनके प्रशासन काल में रूस और उसके बाद व्यापक सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक पक्ष साम्यवादी राज्य बन गया। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे और उन्होंने लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मुंह का पीएच मान कितने से कम होता है तो दांतों की सड़न शुरू होती है। 5.5 किलो। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे प्रकाश की ओर किस कारण से झुकते हैं। तो पौधे प्रकाश से ऑक्सीन के कारण झुकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सीन फूल का विकास करते हैं और प्राथमिकोपी को प्रेरित करते हैं, जाइलम भेदता को नियंत्रित करते हैं और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। टहनी के दूसरी तरफ फैले ऑक्सीन के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिसंबर 2021 में किस राज्य में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल टॉरपेडो का किया सफल परीक्षण। उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। स्मॉल टॉरपेडो रेंज से कहीं आगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉरपेडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है। यह प्रक्षेपण और प्रदर्शन एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।